Okay, so in this video, we are going to talk about support vector machines for classification problems. Support vector machines एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हैंडल करने का एक टूल है, एक स्टैटिस्टिकल लर्निंग टूल है। बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कुछ आइटम्स को उनका कोई डिस्क्रिप्शन होता है, हम उस डिस्क्रिप्शन को नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हम उनको एक क्लास को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसमें हम कैसे काम करते हैं, क्या चीज होती है ये। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये दो तरीके की क्लासेस हैं। इट्स अ बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, सो यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस आल्सो। पर यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस हैं। दो क्लासेस में कौन कौन सी हैं? एप्पल है और पाइनएप्पल है। अब मेरे पास जाहिर सी बात है कि मैं चाहूंगा कि कुछ इस तरीके का मेरे पास में कोई ऐसी क्लासिफायर आ जाए, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा मुझे मिल जाए जो कि मुझे ये दो चीजों को अलग करने की सुविधा दे दे। यानी कि पाइनएप्पल सारे अलग हो जाएं, मुझे पता पड़ जाए। कोई भी यदि पाइनएप्पल के बारे में बात कर रहा है तो मुझे पता लग जाए कि ये पाइनएप्पल के बारे में बात कर रहा है। और यदि कोई चीज मुझे बता रहा है एप्पल के बारे में, तो मुझे पता लग जाए कि ये एप्पल के बारे में बात हो रही है। सो ये डिस्टिंक्शन करने वाली जो एक मशीन है या एक मेथड है जो जो डिफरेंट क्लासेस को अलग अलग करके हमें बताने की कोशिश करेगा। इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके कंप्यूटेशनल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट कैसे होता है। हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। सो आइए पहले इसका मैथमेटिकल मॉडल समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके की चीज है, प्रॉब्लम हमें स्पष्ट तौर पे कैसे दिखाई देती है। इसमें कोई भी सैंपल xi है, वो एक एरे ऑफ नंबर्स से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें कई सारे नंबर्स होंगे, कई सारे रियल नंबर्स होंगे और ये रियल नंबर उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे, उस आइटम का, उस चीज का डिस्क्रिप्शन को बताएंगे कि ये क्या आइटम है। और ऐसी हर एक एरे एक yi नाम का जो हमारा yi लेबल के साथ में उसको एसोसिएट किया जाएगा। ये टारगेट एट्रीब्यूट या क्लास लेबल कहा जाता है। हमारे केस में चूंकि ये बाइनरी क्लास है, इसलिए या तो ये +1 होगा या -1 होगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। और नहीं यदि है तो हम जो भी हमारे पास में क्लास लेबल है उनमें से एक को हम +1 असाइन कर देते हैं और दूसरे को -1 असाइन कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो सीक्वेंस है या ये एक एरे है जिसमें 2 है, 8 है, 9.8 है, 3, 7, 5, ये एक टपल है। टपल क्यों है? क्योंकि इनके ऑर्डर में यदि मैं इसमें कुछ बदलाव कर दूं तो ये कुछ और चीज बन जाएगी, ये किसी और चीज का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन एसोसिएट कर रहा है +1 क्लास से। और वहीं दूसरा ये जो डिस्क्रिप्शन है किसी और सैंपल का, किसी और चीज का, ये दूसरी क्लास के एलिमेंट को जता रहा है। सो ये सब चीजें कैसे होती हैं? सपोज कीजिए कि आप पाइनएप्पल और एप्पल की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं बात करता हूँ उनके वजन की, उनकी उनके साइज की, उनके वेट की, उनके कलर की। सो सब सारी जितनी भी चीजें हैं हम उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और नंबर्स में रिप्रेजेंट करने के बाद में हम कह देते हैं कि ये जी पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल है तो मैं उसको एग्जैक्टली पाइनएप्पल नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मुझे मैथ्स या कंप्यूटर से इस मामले को सॉल्व करना है, इस चीज को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसको +1 या -1 असाइन कर दिया है। इसका कारण भी आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जब कोई भी चीज ले रहे हैं, यदि y मैं किसी फॉर्मूले में यूज करना चाहता हूं तो वो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। यदि वो नंबर नहीं है, वो पाइनएप्पल और एप्पल है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, उससे डिवाइड नहीं कर सकता, उसमें सम नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को पहले तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आइटम है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि पहली चीज फॉर एग्जांपल जो भी आइटम है उसका वजन 2 किलोग्राम है या 200 ग्राम है। 8 सेंटीमीटर बाई 9.8 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का उसका वॉल्यूम है। लेट्स से 7, 5 और 1-2 नंबर्स को लेकर के हम उसका कलर बता रहे हैं।
एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरीके से हम उस डिस्क्रिप्शन को इन्फॉर्म कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस डिस्क्रिप्शन को रखने वाली जो आइटम है वो +1 क्लास की है। तो so, कुछ इस तरीके से ये है। इसी चीज को जब हम बेसिकली जब हम देखते हैं तो यदि हमारे पास में कुछ हर एक एप्पल, हर एक पाइनएप्पल नंबर ऑफ नंबर्स में लिखे गए हैं। अब इन नंबर ऑफ नंबर्स में लिखने के बाद में हमारा पूरा का पूरा कोशिश क्या है कि हम एक ऐसी लाइन ढूंढ लें, एक ऐसी चीज ढूंढ लें जो उनको डिवाइड करती हो, यानी कि उसके एक तरफ सारे के सारे पाइनएप्पल आ जाएं और दूसरी तरफ सारे के सारे एप्पल आ जाएं। सो यही चीज हम ढूंढना चाहते हैं। ये कौन सा डिसीजन सरफेस है जिससे हमारा ये काम हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू understand the mathematical representation we take to handle or to model this problem into mathematics. सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं क्योंकि ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में कुछ ऐसा डेटा सेट होगा, m ऑब्जर्वेशंस होंगी, जिनमें कि xi हमारे को डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हर एक सैंपल का डिस्क्रिप्शन जो कि कई नंबर्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये xi ith सैंपल का डिस्क्रिप्शन दे रहा है और yi उसके करस्पॉन्डिंग लेवल बता रहा है और ये i की वैल्यू जो है वो 1 to m तक वेरी कर रही है, जिसका मतलब हुआ कि हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में, सुपरवाइज्ड लर्निंग के ट्रेनिंग डेटा सेट में m सैंपल्स हैं। इसका जो हर एक वेक्टर है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये n डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन है, यानी कि इसमें n आइटम्स हैं, n नंबर्स हैं जो कि उस सैंपल को डिस्क्राइब करने के काम आ रहे हैं। और yi जो है हमारे दो वैल्यूज ले सकता है, या तो +1 या फिर -1। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम xi को लें फंक्शन में, कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढें जो कि xi को एक्सेप्ट करे इनपुट के तौर पर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे, और हमें +1 दे दे। कब दे दे? जब yi +1 हो, और -1 दे दे जब yi -1। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्लास हमने असाइन की है उस क्लास को वो प्रिडिक्ट कर दे। वो एक नया जो नंबर आ रहा है या नंबर ऑफ नंबर्स आ रहा है, एक एरे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है आपके पास में किसी भी आइटम का, उस आइटम के डिस्क्रिप्शन से वो ये बता पाए कि ये +1 क्लास में मौजूद है या ये -1 क्लास का आइटम है। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके, सो ये तो हम देख ही चुके हैं कि yi की जो वैल्यू है वो +1 या -1 होनी चाहिए। सो yi इज एन आउटपुट, सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, तो जरूर ये जो f of xi है ये yi के बराबर नहीं है, पर yi के बराबर हम करना चाहते हैं। यानी कि +1 कब? जब yi +1 हो, -1 कब? जब yi -1 हो। पर हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम ये +1 करना चाहते हैं। है शायद नहीं भी हो, करंटली अभी नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वो f ढूंढें जो कि ऐसा करता हो। अब बात आती है कि लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं। हमारा इंटरेस्ट जनरली सिंपल छोटे फंक्शंस में होता है जो साधारण हो, ताकि हम उनको आसानी से उनके ऊपर कुछ ना कुछ एनालिसिस कर पाएं या उनको कंप्यूट कर पाएं। और इसी कारण से हम लीनियर फंक्शंस की बात करते हैं। लीनियर फंक्शन सबसे आसान सब फंक्शंस होते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन को चाहिए। और इन सब प्रॉपर्टीज को लेने के कारण से हमें लीनियर फंक्शंस ज्यादा आसान और अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस में ये काफी मदद करते हैं हमारी। ओके, सो सपोज कीजिए कि आपके पास ये दो एक्सेस हैं, x1 और x2, और x1 और x2 पर हम एक लाइन खींच रहे हैं। ये जो लाइन है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, W ट्रांसपोज x इक्वल्स टू B। W ट्रांसपोज x इक्वल्स टू B को, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये W ट्रांसपोज x प्लस B का मतलब क्या है। यदि W ट्रांसपोज x प्लस B को देखें तो ये वेक्टर्स हैं। जब भी हम नंबर ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ नंबर्स क्या होता है? एक वेक्टर होता है। सो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ कॉलम, generally a column of numbers. So x1, x2, x3 and so on so forth, and let's suppose xn. ये हमारे पास में एक वेक्टर है जिसमें कि खूब सारे नंबर्स हैं,
और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें n नंबर्स हैं। सो n नंबर्स हैं यानी कि n रियल नंबर्स हैं, n रियल नंबर्स हैं। सो x1 भी एक रियल नंबर है, ये x2 भी एक रियल नंबर है, ये x3 भी एक रियल नंबर है और ये xn भी एक रियल नंबर है। और w भी कुछ इस तरीके से ही है। w क्या है? w भी एक xn मतलब rn में ही एक और वेक्टर है। सो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं w1, w2 एंड सो ऑन सो फोर्थ wn। ये भी हमारे पास में n डायमेंशनल वेक्टर है, n डायमेंशनल कॉलम वेक्टर। सो यदि इसको मैट्रिक्स की तरह देखें तो इसका साइज क्या है? n क्रॉस 1, n क्रॉस 1, और इसका साइज भी n क्रॉस 1 है। और इसको भी हम कहेंगे कि ये Rn में Rn का एक वेक्टर है। तो हम जब W ट्रांसपोज X लिखते हैं, W ट्रांसपोज X, ये W ट्रांसपोज X क्या होता है? ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। सो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सो W1 X1 यानी कि W1 मल्टीप्लाइड बाई X1 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाई X2 प्लस एंड सो ऑन, और ये इस तरीके से Wn और Xn मल्टीप्लाइड बाई Xn। सो ये जो समेशन है ये W ट्रांसपोज X से डिनोट किया जाता है। ठीक है। सो जब कभी भी हम W ट्रांसपोज X देखेंगे तो उसका मतलब यही होगा। और कभी कभी इसको इस चीज से भी डिनोट किया जाता है, एंगुलर ब्रैकेट से WX। अच्छा, एक चीज और नोटिस कर सकते हैं आप कि हम X1 और W1 को आपस में बदल सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। सो जाहिर सी बात है W ट्रांसपोज X यदि ये है तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, X1 W1 प्लस X2 W2 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ प्लस Xn Wn। मैं ये भी लिख सकता हूँ। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं शायद इसको ये भी लिख सकता हूँ, X ट्रांसपोज W। सो W ट्रांसपोज X और X ट्रांसपोज W बराबर होते हैं यदि दोनों n क्रॉस 1 के वेक्टर्स हैं। दोनों ही यदि n क्रॉस 1 के वेक्टर्स हैं तो W ट्रांसपोज X और X ट्रांसपोज W एक ही चीज होते हैं, एक ही वैल्यू को जनरेट करते हैं, और इसलिए इनको अलग यानी कि दोनों को बराबर तौर पे लिखा जा सकता है। इसको सिमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बराबर है X W के। ठीक है। सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि चाहे तो आप X की जगह W लिख लो, चाहे W की जगह X लिख लो। यदि इन दोनों को आपस में चेंज भी कर देते हो, यहाँ से ये इन दोनों को चेंज कर देते हो, तो इनमें ऑर्डरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो काइंड ऑफ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। ठीक है। सो ये एक चीज है जिसकी वजह से हम जो यहाँ पर हम देखेंगे अभी, ये W ट्रांसपोज X एक्चुअली उसी चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है। सो W ट्रांसपोज X एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक रियल वैल्यू है जो कि B के बराबर है। हम बस इतना ही कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक वेक्टर है W। मैं आपको इस W ट्रांसपोज X की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये W ट्रांसपोज X इक्वल्स B एक लीनियर फंक्शन है जो कि किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज कर लीजिए कि W नाम से कोई वेक्टर है ये। ठीक है। ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि प्लेन का क्या मतलब है और लाइन का क्या मतलब है। ओके। सो यदि हम इसी वेक्टर के पैरेलल एक ऐसा वेक्टर ले लें जो यूनिट वेक्टर और ओरिजिन से शुरू हो रहा हो, तो हम उसको यूनिट वेक्टर को हम W कैप यानी कि हैट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि ओरिजिन से शुरू होकर के इस तरीके से जा रहा है। अब यदि आप कोई भी पॉइंट इस लाइन पर ले लेते हैं, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो कि हम एक पॉइंट यहाँ पर यहाँ कहीं पर ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। सो यदि इस वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं W कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड 1 ही है। अब यदि इसके डायरेक्शन में यदि मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं या डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो ये क्या देगा? ये मुझे देगा ये डिस्टेंस, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस दे देगा जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो बेसिकली ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर आएगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। सो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि
W ट्रांसपोज X जो मुझे दे रहा है वो मुझे दूरी बता रहा है। यदि W एक यूनिट वेक्टर है तब, यदि ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये प्रोपोर्शनली कुछ चीज बता रहा होगा। सो लेट्स सपोज, क्योंकि W कैप क्या होगा, W कैप इज वेक्टर विद अ यूनिट मैग्नीट्यूड। सो W कैप को कभी भी यदि हमें यूनिट वेक्टर बनाना होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी यूक्लिडियन नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं और हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। और इस कारण से यदि हम देखें तो W ट्रांसपोज X प्लस B, W ट्रांसपोज X प्लस B क्या है हमारा, W ट्रांसपोज X क्या है हमारा, B है। सो यदि हम इसका ट्रांसपोज लेकर के, इस पूरी चीज का ट्रांसपोज लेकर के X लिखेंगे, सो W ट्रांसपोज X इज व्हाट, W कैप ट्रांसपोज X is equals to W transpose X divided by norm of W, right? Which is where we can replace this W transpose X by B. So ultimately W hat transpose X is equals to B by norm of W. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है वो B by norm of W के बराबर है। बहुत बढ़िया। एक चीज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक खास बात है, यदि हम एक डायमेंशन की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि ये लाइन है, यदि हम इसकी बात करें तो क्या मैं इसको कभी मैं इसको लाइन कह रहा हूं, कभी मैं इसको प्लेन बोल रहा हूं, कभी मैं इसको हाइपर प्लेन भी बोलूंगा आपके सामने। तो क्या ये लाइन है कि हाइपर प्लेन है कि प्लेन है? प्लेन तो 2 डायमेंशनल होता है और ये हाइपर प्लेन होता क्या है? सो इसको समझने के लिए एक बार जरा इक्वेशंस को देखते हैं। ये x इक्वल्स टू 5 एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 5। सो इसमें एक ही वेरिएबल है, राइट? तो इसको बोलते हैं 1D लीनियर फंक्शन, एक डायमेंशन का लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। अब यदि मैं x इक्वल्स टू 5 फिक्स कर देता हूं तो ये क्या होगा, ये एक पूरी लाइन पे एक पॉइंट आ गया, ये पूरी लाइन पे एक पॉइंट आ गया जहां पर x की वैल्यू 5 के बराबर है। सो ये पॉइंट जो है वो अपने आप में सिर्फ एक ही बिंदु है, राइट? सो इट्स अ 0 डायमेंशनल पॉइंट। यदि 2D में लीनियर फंक्शन लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 ले लिया, 2D मतलब दो वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पर हमने 2D का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, so 2x plus 3y equals to 5, but we see that 2x plus 3y equals to 5 makes a line a two dimensional space, ठीक है, एक लाइन बनाता है, तो इट्स अ 1D लाइन। यदि हम 3D की बात करें तो 2x plus 3y minus z, या आप यदि कुछ इस तरीके से भी सोचें, x equals to 0, x equals to 0 क्या बताता है, x equals to 0 आपको बताता है yz प्लेन। इसी तरह से 2x plus 3y minus z भी एक प्लेन को बता रहा है हमें। ये प्लेन कैसा है, एक 2D प्लेन है। तो इस तरीके से यदि हम इसी एनालॉजी से देखें तो n डायमेंशनल लीनियर फंक्शन का जो n डायमेंशनल लीनियर फंक्शन होगा वो क्या होगा, n-1D प्लेन होगा, n-1 डायमेंशन का एक प्लेन होगा। जैसे हमने देखा था कि एक 2D हमारे पास में लाइन जनरेट हो रही थी, यहाँ पे 3D में एक 2D प्लेन जनरेट हो रहा था, 2D में एक 1D लाइन जनरेट हो रही थी, और 1D में एक 0D का पॉइंट जनरेट हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बन रहा था, यहाँ पे पूरी लाइन बन रही थी। 2D में 2 डायमेंशनल यदि हम बात कर रहे हैं इसकी फंक्शन की, तो वहां पर एक लाइन बन रही थी, और 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे थे, फंक्शन की बात कर रहे थे, लीनियर फंक्शन की, तो उसमें 2 डायमेंशनल प्लेन जनरेट हो रहा था। और यदि हम इसी तरीके से सोचें तो n डायमेंशनल लीनियर फंक्शन यदि हम लेते हैं तो उसमें n-1 डायमेंशनल हाइपर प्लेन बनने की उम्मीद बनती है हमारे पास। ओके, सो ये सिचुएशन तो शायद आपको समझ में आ गई है कि बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो W ट्रांसपोज X है, और W ट्रांसपोज X यदि ये है तो हमारा जो दूरी है ओरिजिन की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है B बाय नॉर्म W। नॉर्म ऑफ W इज नथिंग बट यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, सो उस बारे में भी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है। सो मान लीजिए कि यदि आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, x का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉर्म, या इसका नॉर्म यदि हम निकालना चाहते हैं
तो सेकंड नॉर्म भी बोलते हैं इसको, नॉर्म या सेकंड नॉर्म या यूक्लिडियन नॉर्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है ये अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ प्लस xn स्क्वायर। ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है नॉर्म निकालने का। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर x इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन नॉर्म, यूक्लिडियन नॉर्म, और कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x। ठीक है, सो ये यही चीज है, और इसको हम बोलते हैं सेकंड नॉर्म भी बोलते हैं इसको, सेकंड नॉर्म। सो दीज आर द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यदि हमें कभी भी किसी चीज को यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे x को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा नॉर्म ऑफ x से, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यानी कि ये मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन देगा, क्योंकि इसकी लेंथ तो कांस्टेंट हो गई है, दैट इज वन लेंथ, लेंथ इसकी 1 हो गई है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो अभी भी इसमें बची हुई है पूरी तरह से। ओके, सो अब यदि आप कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हो जो कि इस लाइन से काफी ज्यादा आगे है, सो जाहिर सी बात है W कैप ट्रांसपोज X इसके लिए यहाँ कहीं आ रहा होगा, इतनी ज्यादा दूरी बताएगा, और यदि ये दूरी बताएगा तो ये दूरी जो है W ट्रांसपोज X जो है वो B से बड़ा आएगा। और इसी तरीके से यदि कोई पॉइंट पीछे रह जाता है तो इसका W ट्रांसपोज X B से कम आएगा, राइट। और इसी तरीके से ये दो डिफरेंट स्पेसेस में पूरे एक लाइन जो है वो पूरे स्पेस में डिवाइड कर देता है, यानी कि W ट्रांसपोज X माइनस B की वैल्यू यदि देखें तो इस पोर्शन में ये पॉजिटिव आएगी और इस पोर्शन में ये नेगेटिव आएगी। और यही मेजर आइडिया है, जिस तरीके से हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे और जब फंक्शन से पूछेंगे कि जी ये +1 है, +1 क्लास का है कि -1 क्लास का है, तो जो फंक्शन होगा वो उसका साइन देख करके मुझे बता देगा कि W ट्रांसपोज X माइनस B का साइन क्या है। यदि साइन प्लस आ रहा है तो वो प्लस क्लास का है, यदि माइनस आ रहा है तो वो -1 क्लास का है। ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं। अब एक और बात आती है, मान लीजिए कि मेरे पास में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ये एक क्लास के पॉइंट्स हैं, ये दूसरी क्लास के पॉइंट्स हैं जो हॉलो पॉइंट्स हैं, ये दूसरी क्लास के पॉइंट्स हैं, और ये डार्क ब्लैक जो हैं ये किसी और दूसरी क्लास के पॉइंट्स हैं। तो ये दो डिफरेंट क्लासेस के पॉइंट्स हैं। अब हम इसे क्लासीफाई कैसे करें, तो एक लाइन ये भी बना सकते हैं, या कोई दूसरी लाइन ये बना सकते हैं, या कुछ और ऐसी लाइन बना सकते हैं। सो ऐसी कोई भी लाइन जो है ये वास्तव में पूरी तरह से क्लासीफाई कर रही है, पिछले वाली भी सारी की सारी जो है वो पूरी तरीके से क्लासीफाई कर पा रही थी। तो कौन सी लाइन चूज की जाए, इनमें से हर लाइन तो एक ठीक से उसको प्रेजेंट कर पा रही है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को ढंग से बता पा रही है, तो कौन सी लाइन लें, यही सवाल उठता है। विच वन इज द बेस्ट वन, विच वन टू चूज, एंड व्हाई टू चूज पर्टिकुलर वन ओवर द अदर्स, हम क्यों दूसरी नहीं चूज करना चाहते। तो इसका जो आइडिया है वो है मैक्सिमम मार्जिन का। मैक्सिमम मार्जिन का क्या मतलब है, सो वी विल पुश आवर प्लेन्स, ये जो प्लेन्स हैं, ये वाला जो प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सारे डेटा पॉइंट्स, ये जो एप्पल्स हैं वो लेफ्ट प्लेन के लेफ्ट साइड में रहें, और पाइनएप्पल्स जो हैं वो राइट प्लेन के राइट साइड में रहें। और इस तरीके से यहाँ पर एक नो मैंस लैंड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी ना एप्पल मौजूद होगा ना पाइनएप्पल मौजूद होगा। हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि हम इन प्लेन्स को ज्यादा से ज्यादा धक्का दे दें, ज्यादा से ज्यादा अपार्ट कर दें। अपार्ट करने का फायदा क्या है, अपार्ट करने का फायदा ये है कि बाई चांस ये एप्पल थोड़ा सा इधर आ गया, यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन में कोई कमी आई, और उस डिस्क्रिप्शन की कमी की वजह से वो थोड़ी बहुत उसमें एरर आ गई, यदि वो यहाँ पर प्लेस होना था तो अब वो यहाँ पर प्लेस हो गया या यहाँ पर प्लेस हो गया, तो उसके चांसेस
इस मैक्सिमम मार्जिन वाले क्लासिफायर में कम से कम होंगे कि वो मिस क्लासिफाई हो जाए। यानी कि जाहिर सी बात है, हमेशा ही कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अभी कम से कम रहेगी कि ये एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप कर जाए, और इस कारण से मिस क्लासिफिकेशन रेट जो है कम हो जाएगी। सो दैट्स द आइडिया. Idea is to widen the margin or no man's land as much as possible before hitting the data point. Okay, so margin of a linear classifier is defined as the gap between the boundaries. So हमने बाउंड्री बनाई है और उस बाउंड्री के बीच का जो गैप है हम उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। हम उन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर और दूर कर देना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि साथ में कि उस मार्जिन में कोई भी सैंपल, किसी भी तरीके का कोई भी सैंपल मौजूद ना हो। वाई मैक्सिमम मार्जिन? पहली बात है शायद इंट्यूटिव है, मुझे भी इंट्यूटिव लगा, आई थिंक आपको भी लगा होगा। रोबस्ट है, छोटा मोटा एरर यदि हो भी जाता है डेटा को रिकॉर्ड करने में तो भी वो उसको झेल जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो बैकिंग है, मैथमेटिकल बैकिंग, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और पता नहीं कितने ही लोगों ने इसको इंपेरिकली भी इस्तेमाल किया है, इसलिए भी ये ठीक है। इंपेरिकल मतलब टेस्ट कंडक्ट करके, यूज करके देखा है कि हाँ, इससे रिजल्ट सही आ रहे हैं। सो हाँ, इसके ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एसवीएम्स को चूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम मार्जिन की कैलकुलेशन देखेंगे कि हम मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।